नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की और राजस्थान के कल्चर में भी हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। आज हम एक दूसरी जनजाति के बारे में लेकर आए हैं। कौन सी जनजाति? हमने मेणा और भील जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ग्रासीय जनजाति। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ये राज्य की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखो दोस्तों, यह है राज्य की तीसरी, पहली बात तो लिखो, यह है राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लिखो दोस्तों, यह है राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है? पहले नंबर की तो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई? मेणा हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गई भील। और भील क्या है? राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो आपसे कौन सी है? ग्रासिया। यह राज्य में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछ लिया जाए तो यह सर्वाधिक, लिखो दोस्तों, यह सर्वाधिक सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। सिरोही जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। सिरोही में पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए यह जो जनजाति है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो सिरोही में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? उत्पत्ति इसकी किस प्रकार से हुई थी। तो उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसको गवास व सर्वेंट से हुई है। गवास शब्द है और गवास को ही क्या बोलते हैं? सर्वेंट बोलते हैं। गवास कोष्टक में लिख लो सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, आगे किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार। कर्नल टोड ने इसे गवास व क्या कहा है? सर्वेंट कहा है। सैनिकों के रूप में इसे माना गया है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, आगे लिख लो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा गया है? इतिहास में क्या कहा गया है कर्नल जेम्स टोड को? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। लिख लो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का पितामह है। या क्या घोड़े वाला बाबा के नाम से भी इसे जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सी जनजाति के बारे में? ग्रासीय जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका मूल क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो मूल क्षेत्र कौन सा है? तो बाकर क्षेत्र, सिरोही, आपको सिरोही में पड़ता है। तो मूल क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, मूल क्षेत्र हो गया बाकर क्षेत्र। और ये बाकर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मूलतः आबू सिरोही में पड़ता है। आबू कहाँ? सिरोही में पड़ता है। सिरोही में क्या है? इसका मूल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मतलब मूल क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए बाकर क्षेत्र, और बाकर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? आबू सिरोही में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम, आगे और चर्चा करते हैं कि इसका मूल क्षेत्र हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके कितने वर्गों में बांटा गया है। वर्ग आपसे पूछ लिया जाए कि इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। दो में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से 2 वर्ग हैं? एक तो हो गया गोमती ग्रासिया और एक हो गया भील ग्रासिया। कौन कौन से ग्रासिया? एक तो गोमती ग्रासिया और एक भील ग्रासिया। तो लिखो दोस्तों, पहला वर्ग तो हो गया गोमती ग्रासिया, और एक दूसरा वर्ग कौन सा हो गया? दूसरा वर्ग हो गया भील ग्रासिया। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो गोमती ग्रासिया और एक भील ग्रासिया। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? भील जनजाति में, ग्रासीय जनजाति में कि है भील के बाद में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो जनजाति है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रासीय जनजाति है। ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए
तो सर्वाधिक ये सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति गवास शब्द या सर्वेंट शब्द से क्या हुई है? ग्रास्य की उत्पत्ति हुई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसे क्या बोला जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से इसे जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने ही इसे क्या कहा था? गवास व सर्वेंट शब्द दिया था। इसे कर्नल जेम्स टोड को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द एनाल्स। लिखो तो लिखना चाहो तो लिख लो, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आगे बात करते हैं, इसका मूल क्षेत्र कहाँ माना गया है ग्रास्य जनजाति का? तो मूल क्षेत्र बाकर जो क्षेत्र है, सिरोही के आसपास की गिरवान नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। ये आबू व सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके वर्गों की बात करें तो इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? एक तो गोमती ग्रास्य है और एक कौन सी? भील ग्रास्य। इन 2 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे ग्रास्य जनजाति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, कि ग्रास्य जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, ग्रास्य जो जनजाति है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं इसकी पवित्र झील कौन सी है। जो ग्रास्य जनजाति है इसकी पवित्र एक झील है, वो झील का क्या नाम है? तो लिखो दोस्तों, विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है? पवित्र झील। आपसे पूछा जाए ग्रास्य जनजाति की पवित्र झील कौन सी है, तो पवित्र झील है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। नक्की झील में क्या करते हैं? अपने जो पूर्वज होते हैं उसकी अस्थियों का क्या करते हैं? विसर्जन करने का काम करते हैं। तो लिखो दोस्तों, इस झील में ग्रास्य जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने का काम करते हैं। तो इसलिए क्या हो गई? ग्रास्य जो जनजाति है उसकी सबसे पवित्र क्या हो गई? ये झील हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? ये अपने लोगों के पूर्वज जो लोग होते हैं उसकी अस्थियों का विसर्जन करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करें कि ग्रास्य जो जनजाति है उसके बारे में और आगे पढ़ें। तो इसके पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? इसके पंचायत के मुखिया को कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए, पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पंचायत के मुखिया को कहते हैं सहेलोत। क्या कहते हैं दोस्तों? सहेलोत किसके मुखिया है? आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रास्य जनजाति के पंचायत के जो मुखिया है उसे कहते हैं सहेलोत। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ग्रास्य जनजाति के मुखिया क्या कहलाते हैं? सहेलोत कहलाते हैं। आगे बात करते हैं ग्रास्य जनजाति के मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? ये जो ग्रास्य जनजाति के लोग हैं ये मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? आपसे पूछ लिया जाए, मृत्यु भोज को मेक व कांदिया कहते हैं, या तो मेक और दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए क्या कहते हैं? मेक या कांदिया। क्या कहते हैं? मेक या कांदिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रास्य जनजाति के लोग मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मेक या कांदिया कहते हैं। आगे बात करते हैं, मृतक व्यक्ति को बना हुआ स्मारक क्या कहलाता है? मृतक व्यक्ति पर बना हुआ स्मारक। देखो दोस्तों, मृत्यु प्राप्त करने वाले, मृतक जो व्यक्ति होता है, मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं?
मृतक व्यक्ति के स्मारक, मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है, को क्या कहते हैं, को कहते हैं क्या कहते हैं, हुर्रे, क्या कहते हैं, हुर्रे कहते हैं। मृतक व्यक्ति का जो स्मारक होता है उसे क्या बोला जाता है, हुर्रे बोला जाता है। बात करते हैं इस जो ग्रासीय जनजाति के सहकारी जो संस्था है उसका क्या नाम है, आपसे पूछ लिया जाए। सहकारी संस्था को क्या कहते हैं, सहकारी संस्था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो लोग हैं सहकारी संस्था को क्या कहते हैं, तो सहकारी संस्था को कहते हैं होलरू। किस नाम से पुकारते हैं, होलरू के नाम से ये जो ग्रासीय जनजाति के लोग हैं अपनी संस्था को कहते हैं होलरू। और इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। इससे पहले हम बात करते हैं कि सामूहिक जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हारी भावरी। सामूहिक कृषि लिखो दोस्तों आगे, सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि को कहते हैं हरी भावरी। हरी बाहुरी के नाम से किसे जाने जाते हैं, हरी बाहुरी के नाम से जाने जाते हैं। सामूहिक कृषि जो ग्रासीय जनजाति कहते हैं लोग करते हैं, हरी भावरी। ये क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। किस लोगों की, ग्रासीय जो जनजाति के लोग हैं ये कृषि को कहते हैं। आगे कहते हैं दाप्पा, इसमें एक प्रथा है जो वधू का क्या करते हैं, मूल्य चुकाने का काम करते हैं। ये कौन सी प्रथा इसमें प्रचलित है, दाप्पा प्रथा। दाप्पा प्रथा क्या है, वधू का मूल्य चुकाना। लिखो दोस्तों, वधू का मूल्य चुकाना, ये क्या है, ग्रासीय जनजाति में एक प्रथा है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी है, फिर और आगे चर्चा करेंगे। इसके पवित्र झीलें के बारे में पढ़ा है। तो पवित्र झील कौन सी है, नक्की झील है, जहां ग्रासीय जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उसको अस्थियों का विसर्जन करने का काम करते हैं। जैसे हम गंगा नदी, हरिद्वार, यहीं पे क्या करते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं उसकी अस्थियों का विसर्जन करके आते हैं। ये लोग कहाँ विसर्जन करते हैं, नक्की झील को पवित्र मानकर उसमें विसर्जन करने का काम करते हैं। बात करते हैं नक्की झील, यह है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी कौन सी है, नक्की झील है, जो सर्दियों में क्या है, अक्सर जम जाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, मृतक व्यक्ति के स्मारक को क्या कहते हैं, तो हुर्रे जो शब्द है वो मृतक व्यक्ति के स्थान पर जो छतरी बनाई जाती है उसे ये बोलते हैं हुर्रे। बोलते हैं पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, तो पंचायत के मुखिया को ये सहलोत कहते हैं। कौन लोग, ग्रासीय जो लोग हैं पंचायत के मुखिया को सहलोत करते हैं। और मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, मेघ या कांधिया क्या कहते हैं, ग्रासीय जनजाति के लोग मृत्यु भोज को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सहकारी संस्था। तो ग्रासीय जनजाति की सहकारी जो संस्था है वो कौन सी है, तो होलरू जो संस्था है वो सहकारी संस्था है। बात करते हैं सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि को कहते हैं हारी बाहुरी के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी कृषि को, जो सामूहिक, जो ग्रासीय जनजाति के लोग सामूहिक जो कृषि करते हैं उसे हारी भावरी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं दापा प्रथा, वधू का मूल्य जो चुकाने का काम करते हैं उसे कौन सी प्रथा बोलते हैं ग्रासीय जनजाति में, तो ग्रासीय जनजाति में वधू का मूल्य चुकाना दापा प्रथा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर जो बची हुई विशेषताएं हैं उनके बारे में और हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों आगे और हम ग्रासीय जनजाति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि और कौन कौन सी ग्रासीय जनजाति की विशेषताएं हैं। तो उसमें बात करते हैं ग्रासीय जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो लिखो इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला, लिखो दोस्तों इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला, आपसे बात करें इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो मेले की बात करें तो सियावा गांव का गेर मेला। सियावा गांव कहाँ पड़ता है, सिरोही में। सियावा गांव का गेर मेला। और ये गेर मेला कहाँ बढ़ता है, कोष्टक में लिख लो कहाँ बढ़ता है, सिरोही में बढ़ता है। तो आपसे बात करते हैं बढ़ता कहाँ पे है, ये सिरोही में बढ़ता है।
बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे मिनखारो मेला कहा जाता है, इसे मिनखारो मेलो कहा जाता है, इसे मिनखारो मेला कहा जाता है। मिनखारा मेला किसे कहा जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा मेला, श्याव गांव का जो मेला है कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिनखारा मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बाकर बाबूजी क्या है। बाकर बाबूजी का मेला कौन सी जनजाति में लगता है, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा था। बाकर बाबूजी का मेला, बाकर बाबूजी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो सिरोही में बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रास या जनजाति का आदि पुरुष कहते हैं। तो लिखो दोस्तों, इसे ग्रासिया जनजाति का आदि पुरुष कहते हैं। ग्रासिया जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आदि पुरुष कहते हैं। तो ग्रासिया जनजाति का आदि पुरुष किसे कहते हैं, बाकर बाबूजी को कहते हैं। बाकर बाबूजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये नाम आपके लिए मोस्ट है। बाकर बाबूजी का मेला किस जनजाति में बढ़ता है, ग्रासिया जनजाति में बढ़ता है। आगे बात करते हैं, इसमें प्रचलित जो विवाह की परंपरा है वो कौन कौन से विवाह है। प्रचलित विवाह है, तो इस जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रचलित है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो मोरबंदिया विवाह, एक मेलवो विवाह और एक खेवणी विवाह, ताड़ना विवाह, पहरावणी विवाह। ये 5 प्रकार के विवाह जो कौन सी जनजाति में है, ग्रासिया जनजाति में। तो लिखो दोस्तों, कौन सा विवाह, मोरबंदिया विवाह। पहला विवाह तो कौन सा हो गया, मोरबंदिया विवाह। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोरबंदिया विवाह का संबंध किस जनजाति से संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाद में मेलवो विवाह। आगे ताड़ना विवाह है, आगे बात करते हैं पहरावणी विवाह है, और आगे बात करते हैं कौन सा विवाह, कितने विवाह हो गए, मोरबंदिया विवाह, मेलवो विवाह, ताड़ना विवाह, पहरावणी विवाह और एक खेवणी विवाह है। एक कौन सा विवाह, खेवणी विवाह है। ये क्या है, विवाह के ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार है। इसी के साथ आपकी जो ग्रासिया जनजाति है वो कंप्लीट हो गई है। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम आगे सहरिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ग्रासिया जनजाति की प्रमुख विशेषताएं, उसमें कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला आपसे पूछ लिया जाए तो मिनखारो मेलो इस जनजाति को सबसे बड़ा मेलो है। कौन सा है, मिनखारो मेलो इस जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। और ये कहाँ बढ़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो श्यावा गांव का गेर जो मेला है ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है दोस्तों, एक बात करते हैं आगे, बाकर बाबूजी का संबंध किससे है, तो बाकर बाबूजी का संबंध किससे है, ग्रासिया जनजाति का आदि पुरुष इन्हें माना जाता है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रासिया जनजाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो ग्रासिया जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है बाकर बाबूजी को। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रचलित विवाह कौन कौन से विवाह है जो ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, तो एक तो बाकर बाबूजी, मोरबंदिया विवाह है, मेलवा विवाह है, ताड़ना विवाह, पहरावणी विवाह है और कौन सा, खेवण विवाह। कितने विवाह, 5 प्रकार के विवाह पढ़े हमने, मोरबंदिया विवाह, मेलवो विवाह, ताड़ना विवाह, पहरावनी विवाह और उसके आगे बाद में हमने खेवण विवाह के बारे में चर्चा की है। तो ये है ग्रासिया जनजाति के प्रमुख विवाह। और इसी के साथ हमारी ये जो ग्रासिया जनजाति है वो कंप्लीट होती है। बचा हुआ टॉपिक जो है सहरिया जनजाति के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।